हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 इतिहास विषय में चैप्टर 7 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर एक शहर के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर शहर जो है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है और विजयनगर जो है एक शहर से एक किस प्रकार एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा, आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। विजयनगर विजयनगर में जो है 14वीं सदी से 16वीं सदी तक शासन रहा था विजयनगर साम्राज्य का। 14वीं सदी यानी कि 1336 ईस्वी में यहाँ पर 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आए थे। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और लास्ट चौथा वंश है अरविंद वंश। यहाँ पर शासन किया था। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। विजयनगर, विजयनगर यानी विजय का शहर, यानी ये विजयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विजयनगर जो है विजय का शहर, विजयनगर प्रसिद्ध है। ये एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम होता है। यानी विजयनगर एक शहर है कर्नाटक राज्य में स्थित और ये जो है फिर बहुत ही बड़ा विस्तृत साम्राज्य हो गया। इसकी स्थापना जो है वो 14वीं शताब्दी में हुई थी और ये अपने जब चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था, चरम उत्कर्ष पर यानी ये विशाल साम्राज्य के रूप में उभरा, तब ये कितने बड़े भूभाग में था? तो ये आपके उत्तर में कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र में स्थान है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती हुई महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना स्टेट, फिर आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में बहती हुई ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि ये 4 ऊपर कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के, यानी पूरा भारतीय प्रायद्वीप जो है कृष्णा नदी से लेकर के नीचे पूरे सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। ये जो विजयनगर का पूरा जो साम्राज्य है, जब ये चरम उत्कर्ष पर था, यानी कि ये साम्राज्य अपने जब पूरा विस्तार कर लिया इसने, जब ये अपने चरम उत्कर्ष पर था, तब इसका जो विस्तार है वो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर नीचे सुदूर दक्षिण तक था। यानी कि केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक जो है इसका शासन था। बहुत ही बड़े विस्तृत क्षेत्र में जो है विजयनगर साम्राज्य का शासन था। इसकी स्थापना 1336 में हो गई थी और 1565 में एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी और तांगड़ी नामक 2 ग्राम है वहीं पर, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था तालीकोटा। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में ये उजड़ गया। यानी 1565 में लगभग ये खत्म ही हो गया था। यानी छोटे-छोटे जो है अलग-अलग क्षेत्रों में यहाँ पर शासन होने लगा। लगभग ये खत्म हो गया था, इसे लूट लिया गया था। जो आपके उत्तर में जो दक्कन की सल्तनतें हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन तीनों राज्यों ने जो है इस समय यहाँ पर आक्रमण किया था, यहाँ पर अरविंदु वंश के समय, और ये पूरा जो है विजयनगर साम्राज्य ये उजड़ गया था। हालाँकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया और बाद में जो है 17वीं 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन करते रहे लोग। फिर भी ये जो है 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह जो है नष्ट हो गया, पूरी तरह विनष्ट हो गया। फिर भी जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, कृष्णा कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब, यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र है। तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक और फिर उसके बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है ये वापस कृष्णा नदी में मिल जाती है और कृष्णा नदी बाद में आपके कहाँ चली जाती है? कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तुंगभद्रा नदी जो है 3 राज्यों में बहती है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्रों के जो लोग थे, वहाँ के निवासियों की स्मृतियों में ये जीवित रहा। यानी वहाँ पर कौन सा स्थान स्थित है? विजयनगर, यानी कि हम्पी, जो विजयनगर की पुरानी राजधानी है हम्पी, हम्पी स्थित है। तो हम्पी के जो निवासी थे उनकी यादों में जो है ये आपका क्षेत्र जो साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, उनकी यादों में ये जीवित रहा। उन्होंने इसे क्या नाम दिया? हम्पी नाम दिया। उन्होंने इसको क्या नाम दिया? हम्पी, वर्तमान में कर्नाटक में है, हम्पी नाम दिया। और इस नाम का जो आविर्भाव है, यानी हम्पी नाम आया कहाँ से? यहाँ की एक स्थानीय मातृ देवी है पंपा देवी, है ना, पंपा देवी। रामायण में भी ऐसा कहा जाता है कि पंपा देवी जो नाम है, यानी जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी को जो है पंपा नाम से जाना जाता था। रामायण काल में तुंगभद्रा नदी को पंपा नाम से जाना जाता था। और पंपा देवी को ऐसा भी माना जाता है कि ये भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती, पार्वती के रूप में जो है स्थानीय नाम है यहाँ का, पार्वती का रूप माना जाता है पंपा देवी को। तो पंपा देवी के नाम पर ही क्या पड़ा है? हम्पी नाम। हम्पी नाम का जो आविर्भाव हुआ है वो पंपा देवी के नाम से हुआ है। पंपा देवी का यहाँ मंदिर है। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ यहाँ पर पुरातात्विक खोजें हुई, स्थापत्यों के नमूनों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। यानी कि बाद में जब विद्वानों ने इसे खोजा तो यहाँ पर पंपा देवी के मंदिर मिले, विरूपाक्ष भगवान का मंदिर मिला जो शिव के रूप माने जाते हैं, विरूपाक्ष। और इनके मंदिर में जो पुजारी रह रहे हैं उनसे बातचीत करके जो है इनका आपके विस्तृत जो ब्यौरा है, यानी कि इसकी खोज में सहायता मिली हमें, उनसे जानकारी इकट्ठा की पुरोहितों से बात करके। और यहाँ पर बहुत सारे अभिलेख मिले, है ना, अभिलेखों से भी, यहाँ मंदिरों में जो अभिलेख लगे हुए हैं उन अभिलेखों की सहायता से जो है हमने हम्पी की खोज की, है ना। तो ये साक्ष्य जुटाने में हमारी मदद हुई। अन्य जो दस्तावेज हैं यहाँ के जो विदेशी यात्री आए उनके वृत्तांतों से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है। और ये देखिए एक आपके चित्र भी है, विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की एक जो दीवार है ना, उसका चित्र है ये। सबसे पहले है हम्पी की खोज। हम्पी की जो खोज हुई है ये किसने की थी? हम्पी यानी कर्नाटक में जो स्थित है हम्पी, हम्पी के भग्नावशेष यानी हम्पी के जो टूटे हुए अवशेष हैं उनके अवशेषों की जो खोज है वो 1800 ईस्वी में किसने की थी? 1800 ईस्वी में एक अभियंता यानी एक इंजीनियर, एक तथा पुराविद, है ना, पुरातत्वविद जो खोजों का कार्य करता है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, नाम ध्यान रखना, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो है हम्पी के भग्नावशेष जो थे उनकी खोज किसने की थी? आपके कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। इन्होंने खोज की थी। मैकेंजी कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और इन्होंने जो है हम्पी के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी जारी किया था। हम्पी के स्थान का पहला जो है सर्वेक्षण मानचित्र भी जारी किया था, है ना। यहाँ पर हम्पी का सर्वेक्षण करके यहाँ का मानचित्र जारी किया और इस
कर्नल कॉलिन मैकेंजी को यहाँ की जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है ना? यहाँ से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है वो विरूपाक्ष मंदिर, कहाँ से? एक तो विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा पंपा देवी मंदिर, यानी विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष भगवान शिव के रूप हैं और पंपा देवी माता पार्वती के यहाँ पर जो पूजा स्थल है, इनके जो मंदिर हैं, इन मंदिरों के जो पुरोहित हैं, पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित है, यानी पुरोहितों से बातचीत करके जो है इस हम्पी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। किसने? आपके कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी ने जो है ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा की और यहाँ से जो जानकारियाँ इसको मिली है वो यहाँ से 1856 में 56 से कुछ छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के जो चित्र संकलित किए हैं, संकलित करने आरंभ किए थे, उनमें भी जो है शोधकर्ता ने उनका अध्ययन किया, यानी कर्नल कॉलिन मैकेंजी और बाद के जो शोधकर्ता यहाँ आए थे, खोजकर्ता जो आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है इन चित्रों की सहायता से भी हम्पी के जो पूरा अवशेष हैं उनके आधार पर हम्पी के बारे में जो है जानकारियाँ एकत्रित की। और चित्रों के अलावा और देखें तो 1836 में यहाँ अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ पर जो हम्पी के मंदिर में लगे हुए दर्जन यानी 12 से ज़्यादा दर्जनों अभिलेखों को इकट्ठा किया और अभिलेखों के माध्यम से भी जो है हम्पी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की, है ना, जानकारियाँ मिली। और इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने और किन किन सोर्सेज की मदद ली, तो विदेशी यात्रियों के जो यहाँ विदेशी यात्री आए थे उन यात्रियों के वृत्तांत यानी उनके जो लेखक हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय भाषाओं में लिखे गए जैसे तेलुगु भाषा, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे कुछ साहित्य थे, उन साहित्यों की मदद से जो है हमने क्या किया, इसका हम्पी का जो है हम्पी के बारे में हमने लिखा, हम्पी के बारे में जो है हमें पता चला, है ना, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता चला। देखो ये है कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो यहाँ आए हैं, इनके कुछ साथी भी हैं ये, है ना, हम इसके बारे में हमें जानना चाहिए। कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन थे, है ना, ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी है, उनका चित्र भी है, उनके कुछ साथी हैं, है ना। यहाँ पर जो है हम्पी का सर्वे कर रहे थे ना, उस समय का ये फोटो है। इनका जन्म हुआ था 1754 में और ये देखो क्या थे, एक प्रसिद्ध अभियंता यानी एक इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे। इन्होंने जो है यहाँ पर हम्पी का पहला मानचित्र तैयार किया और ये मानचित्रकार भी थे क्योंकि इन्होंने जो है मानचित्र तैयार किया। इसके रूप में इन्होंने ये प्रसिद्ध थे, इस रूप में, यानी एक इंजीनियर, एक सर्वेक्षक कह सकते हैं, एक पुरातत्वविद कह सकते हैं, मानचित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध है। देखो ये सर्वेक्षक थे, तो देखो 1815 में जो है उन्हें भारत का क्या बनाया गया, पहला सर्वेयर बनाया गया। 1815 में इन्हें भारत का पहला सर्वेयर बनाया गया, सर्वेयर जनरल बनाया गया, है ना, जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया था सबसे पहले यहाँ हम्पी का। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है वो किसे बनाया गया था, 1815 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया। और ये इनकी जब मृत्यु हुई थी 1821 में, 1815 से लेकर 1821 तक ये जो है मृत्यु पर्यंत इस पद पर बने रहे, यानी कौन से पद पर, सर्वेयर जनरल के पद पर। और ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। यहाँ के जो हम्पी के स्थानीय परंपराएं किस प्रकार की थी उनका संकलन किया और यहाँ के जितने भी स्थल थे, मंदिर है, इमारतें हैं, उनका सर्वेक्षण करना इन्होंने आरंभ किया। और देखो इन्होंने ये क्या कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में, यानी उस समय ब्रिटिशों का रास्ता, है ना, 1815 में जब ये सर्वेयर जनरल बने उस समय ब्रिटिशों का ही रास्ता भारत में जो है, भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत, यानी कि हम्पी जो है वो दक्षिण भारत में है, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में है। यहाँ पर जो दक्षिण भारत था, यहाँ का जो प्रबंधन था वो था खराब। प्रबंधन कैसा था, प्रबंधन बिल्कुल खराब प्रबंधन था। खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा, यानी कि यहाँ का जो शासन प्रबंधन था अच्छा नहीं था। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी जो है, कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, यानी वहाँ पर जो अलग अलग कबीले के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा था। यानी विजयनगर साम्राज्य में जो लोग थे, उन कबीलों के लोग आज भी उनकी जनसंख्या है वो बहुत बड़ी जनसंख्या के हिस्से हैं। वो अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। यानी इन कबीलों के जो लोग हैं, इनसे भी ये जो है, इनकी संस्थाएं हैं, इनके जो कानून हैं, ये किस प्रकार के इनके रीति रिवाज हैं, इनकी परंपराएं हैं, इनकी जानकारियां हासिल करने के बाद जो है हम्पी के बारे में जो है विस्तृत जानकारी इसको मिल सकती है। ये ऐसा किसने कहा है, कर्नल मैकेंजी ने कहा है। अब इसके बारे में है आगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, राय, नायक तथा सुल्तान। राय यानी कि जो विजयनगर के शासक थे, जो राजा थे, उनको हमने उपाधि दी है राय की, यानी ये अपने आप को राय मानते थे, राजा जो है राय। और नायक कौन थे, नायक यानी जो यहाँ के सेना प्रमुख है उनको नायक कहा गया, विजयनगर के जो सेना प्रमुख है उनको नायक। और सुल्तान, सुल्तान कौन थे, जो विजयनगर शासकों के साथ संघर्षरत रहे वो थे आपके सुल्तान, यानी जैसे दक्कन के सुल्तान, उत्तरी पूर्वी में जो है आपके उड़ीसा के सुल्तान, है ना, इधर दक्कन के हो गए, कर्नाटक आपके बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर के सुल्तान। परंपरा और अभिलेख के साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने 1336 में। और इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। यानी कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोलने वाले लोग थे। और अलग अलग जो है धार्मिक परंपराओं को मानने वाले भी लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, यानी इसकी जो उत्तर की सीमा है, उत्तरी सीमा कौन सी है, जो कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी के उत्तर में जो है आपके दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक, उड़ीसा के शासकों को कहा गया है गजपति शासक, और दक्कन के जो सुल्तान है उनको कहा गया था अश्वपति, है ना। ये घोड़ों के स्वामी थे दक्कन के सुल्तान, और उड़ीसा के जो शासक थे वो थे गजपति शासक, यानी इनके पास हाथियों की सेना थी उड़ीसा के शासकों के साथ।
ये जो है उत्तरी सीमा पर थे। कौन? दक्कन के सुल्तान और उत्तरी पूर्वी सीमा पर थे उड़ीसा के गजपति शासक। उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। यानी कि ये जो दक्कन के सुल्तान हैं और उड़ीसा के जो गजपति शासक है, इनका इन दोनों का और सामने कौन है? विजयनगर साम्राज्य। इन दोनों के बीच जो है आपस में क्या चलता रहा? संघर्ष। यानी उड़ीसा के गजपति शासक और दक्कन के सुल्तान एक तरफ और दूसरी तरफ है विजयनगर के शासक। इन दोनों के बीच जो है लगातार क्या चलता रहा? संघर्ष। ये संघर्ष किस कारण चलता रहा? तो यहाँ की जो नदी घाटी है, उर्वर नदी घाटी, यानी कि जो आपकी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, उसके कारण, क्योंकि यहाँ पर जो है फसल बहुत ही अच्छी तरह से होती थी। साथ ही साथ जो लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा है, इस पर अधिकार करने के लिए जो है इन दोनों के बीच संघर्ष होता रहता था, है ना? विदेशी व्यापार यानी कि यहाँ पर पास में आपके बंदरगाह हो गए, है ना? इधर देखो अरब सागर से जो है, अरब सागर के पास में है आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो इनके आसपास यहाँ व्यापारी आते थे और विदेशी व्यापार से यहाँ पर बहुत सारी जो है धन संपदा इकट्ठी होती थी। इस पर अधिकार करने के लिए जो है उड़ीसा के गजपति शासक जो है इनसे लगातार विजयनगर के शासकों से उलझते रहे, संघर्ष होता रहा। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा, है ना? यानी इमारतों के क्षेत्र में जो है संपर्क हुआ, इन दोनों के बीच आपस में संघर्ष करते रहते थे, तो विचारों का भी आदान प्रदान होता रहता था। स्थापत्य के क्षेत्र में भी जो है विशेष रूप से योगदान होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, है ना? विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने उड़ीसा के शासकों से और जो दक्कन के सुल्तान थे उनकी जो स्थापत्य की किस प्रकार की स्थापत्य की जो शैलियां हैं, उनकी जो तकनीकें हैं, भवन निर्माण करने की तकनीकों को ग्रहण किया। किसने? विजयनगर के शासकों ने। और उन्हें और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर इनकी जो है ये परंपराएं, तकनीकें जो है विकसित भी हुई। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों, कर्नाटक में होयसल वंश के जो है राज्य ने शासन किया था। यानी विजयनगर से साम्राज्य से पहले जैसे तमिलनाडु है दक्षिण में और कर्नाटक में यहाँ पर होयसल वंश और तमिलनाडु में चोल वंश का शासन रहा था। कर्नाटक साम्राज्यमु, यानी कि जो हम विजयनगर साम्राज्य नाम दे रहे हैं उसको कई इतिहासकारों ने जो है कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा भी दी है। यानी कि ये किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक साम्राज्यमु। यानी विजयनगर साम्राज्य का एक अन्य नाम कह सकते हो कर्नाटक साम्राज्य, क्योंकि विजयनगर जो है उस समय कहां पर था? विजयनगर जो है वो कर्नाटक में था। इन राज्यों का विकास देखा था, यहाँ पर रहते हैं होयसालों के राज्यों का विकास देखा था। और इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, यानी कि जो होयसल वंश है और आपके जो तमिलनाडु का जो चोल वंश है, इन लोगों ने यहाँ पर जो है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर के चनकेसव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ के जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं चोल शासक और होयसल वंश के शासकों ने यहाँ पर दो मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था, एक बेलूर का चनकेसव मंदिर और दूसरा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, यानी विजयनगर के जो शासक थे ये अपने आप को क्या कहते थे? राय, है ना? अपने आप को राय की पद देते थे, राय कहते थे। ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, यानी इन विजयनगर के शासकों ने जो है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर के चनकेसव मंदिर की परंपरा है उनको आगे बढ़ाया और इस जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। शासक और व्यापारी वर्ग, चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यानी कि यहाँ पर राजा और जो व्यापार है यहाँ पर वो कौन था? एक मैन था, घोड़ों का व्यापार यहाँ पर होता था, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध है, युद्ध में घोड़ों की सेना का जो है महत्वपूर्ण प्रभावशाली घुड़सवार जो है अश्व सेना है, युद्ध जो है उस पर आधारित होते थे। इस कारण जो है घोड़ों का जो है ये आयात करते थे। कहाँ से? अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात करते थे। हाँ, तो व्यापार के बारे में किसने आए तो किसका आयात करते थे? ज्यादातर घोड़ों का आयात करते थे। ये व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। यानी कि घोड़ों का जो व्यापार है ये शुरुआत में जो है इस घोड़ों के व्यापार पर नियंत्रण किसका था? अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। अरब व्यापारियों का नियंत्रण था और व्यापारियों का जो स्थानीय समूह है, यानी कि घोड़ों के जो व्यापारी है उनको कहा जाता था कुदिराई चेट्टी। घोड़ों के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? कुदिराई चेट्टी ने भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। यानी ये भी जो है इस अरब व्यापारियों के साथ साथ ये भी व्यापार करते थे। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था। 1498 में 98 से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, जैसे पुर्तगाली यात्री वगैरह आए थे, है ना? ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। यानी ये जैसे आया वास्को डी गामा, कहाँ आया? कालीकट में आया और हिंदू राजा जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। यहाँ पर जो है व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया इन लोगों ने। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर खुद है वो मसालों, वस्त्रों और जो रत्न है, हीरे जवाहरात के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर में जो है इन चीज़ों का व्यापार होता था। मसाले है ना, जो हम सब्जी में डालते हैं, वस्त्र है, रत्न है, इनका व्यापार इनके बाजारों के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता, यानी कि इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, यानी ये राज्य जो है बहुत ही समृद्धशाली था और यहाँ की जो ज़्यादातर जो अमीर जनता थी वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, है ना? जो अमीर होते हैं वो जो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे, उनकी डिमांड करते थे और विशेष रूप से इन महंगी जो चीज़ें हैं इनमें रत्न और आभूषण होते थे। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। यानी कि व्यापार से जो राजस्व यानी कर प्राप्त होता था उससे राज्य में जो है राज्य का जो कोष है वो फुल भरा रहता था, यानी राज्य जो है बहुत ही समृद्धिशाली था। देखो ये तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम का फोटो है। गोपुरम का मतलब होता है प्रवेश द्वार। गोपुरम का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार, है ना? ये जो प्रवेश द्वार है ये इसका फोटो है, प्रवेश द्वार। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी, है ना? और
और गजपति हमने किसको कहा? गजपति जो है उड़ीसा के जो शासक थे वो कहलाते थे गजपति, क्योंकि उनके पास बहुत विस्तृत जो है सेना होती थी, हाथियों की सेना। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था, यानी उड़ीसा का जो शक्तिशाली वंश था पूरा, उस वंश का नाम ही पड़ गया गजपति वंश। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा जाता था, यानी कि जो दक्कन के सुल्तान थे, यानी बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर, इनके सुल्तानों को कहा जाता था अश्वपति, यानी इनके पास घोड़ों की सेना होती थी, यानी ये घोड़ों के स्वामी कहलाते थे। और हमारे जो राय लोग हैं, राय यानी विजयनगर के जो शासक हैं वो स्वयं को राय कहते थे, इनके पास होती थी नरपति, यानी ये लोगों के स्वामी थे, यानी इनके पास जो है पैदल सेना ज्यादा होती थी, लोगों की सेना ज्यादा होती थी। नरपति की जो है इन्हें संज्ञा दी। तीनों नाम ध्यान रखना, अश्वपति दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता है, नरपति विजयनगर के शासकों को कहा जाता है, और गजपति उड़ीसा के सुल्तानों को कहा जाता है। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, है ना, राज्य जो है किस प्रकार अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा और इसका पतन किस प्रकार हुआ, ये देख रहे हैं। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे, यानी जो राजनीति है, ये जो राज्य की राजनीति है, इसकी राजनीति सत्ता में कौन कौन दावेदार होते थे? मजबूत दावेदार कौन थे? एक तो शासकीय वंश के सदस्य, यानी कि राजा और राजा के परिवार के लोग, और दूसरे सैनिक कमांडर, है ना, जो सत्ता में सैनिक कमांडर भी थे और शासकीय वंश के यानी राजा के परिवार के सदस्य भी थे, और जो सैनिक थे वो भी सैनिक कमांडर, जो सैनिक है जो वो भी इसमें सेना प्रमुख है, वो भी इसमें शामिल थे। जो यहाँ पर पहला राजवंश आया था वो था संगम वंश। पहला राजवंश कौन सा था? संगम वंश। और जिसने संगम वंश ने जो है यहाँ पर 1336 में स्थापना की और 1485 तक इसने यहाँ पर शासन किया। और इसको जो है यहाँ के जो स्थानीय सैनिक कमांडर थे, इन्हीं के संगम वंश के सैनिक कमांडर थे, इन्हीं सैनिक कमांडरों ने जो है, ये सैनिक कमांडर सुलू थे, सुलुओं ने क्या किया, इन संगम वंश को उखाड़ फेंका और ये 1503 तक सत्ता में रहे। यानी पहला वंश हो गया संगम वंश, दूसरा वंश है सुलु वंश। सुलु वंश ने यहाँ शासन कब किया था? 1485 से लेकर 1503 में। और सुलु वंश के बाद में आया तुलु वंश, और तुलु वंश का आपने सुना होगा प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेवराय, है ना, कृष्णदेवराय, जिसका शासनकाल था 1509 से लेकर 1529 तक, यानी 20 साल तक इसने शासन किया था, 1509 से 1529 तक। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब जो है, यह है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो उपयोग क्षेत्र है, इसको जीता किसने? कृष्णदेवराय ने 1512 में जो है ये अपनी जो जीत हासिल की, क्योंकि ये विश्वास किसमें रखता था? ये जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, यानी साम्राज्यवादी भावना का व्यक्ति था, है ना, साम्राज्यवादी शासक था, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस कारण जो है इसने सबसे पहले किसको जीता? रायचूर दोआब को जो है 1512 में जीता। उसके बाद में उड़ीसा के शासकों का दमन किया इसने 1514 में। उड़ीसा के जो शासक थे, उड़ीसा के सुल्तान, उनको भी हराया, है ना, उड़ीसा के शासक यानी कि गजपतियों को हराया। इसके बाद में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया 1520 में। बीजापुर के सुल्तान को भी जो है 1520 में हरा दिया। तो ये जो है साम्राज्यवादी विस्तार की भावना से प्रेरित था, इस कारण जो है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विजयनगर साम्राज्य का। सबसे पहले 1512 में जो है रायचूर दोआब, 1514 में उड़ीसा के शासक को हराया, फिर 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला, है ना। हालांकि इसका जो है साम्राज्यवादी विस्तार की भावना से तो ये प्रेरित था ही, लेकिन यहाँ पर इसकी राज्य में जो है अतुलनीय शांति थी और साथ ही में जो है बहुत ही राज्य समृद्धिशाली था, धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, जनता बहुत ही खुशी से रहती थी यहाँ पर इसके शासनकाल में, कृष्णदेवराय के समय। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण किए इसने। जो कृष्णदेवराय है तुलु वंश का शासक है, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक है, इसने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों के निर्माण किए और कई महत्वपूर्ण भारतीय जो दक्षिण भारतीय मंदिर है उसमें भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय भी कृष्णदेवराय को ही जाता है ना। गोपुरम यानी कि मंदिरों के जो भव्य प्रवेश द्वार है, उन प्रवेश द्वारों को लगवाया था किसने? कृष्णदेवराय ने। और इसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना भी की थी, यानी कि कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नगर की जो है उपनगर की स्थापना की। और विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेवराय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। विजयनगर के बारे में जो हमें ज्यादातर जो जानकारी है वो कृष्णदेवराय से मिलती है और उसके बाद के शासकों से मिलती है। कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई थी 1529 में और इसने जो है राजगद्दी हासिल की थी 1509 में। तो 1509 से लेकर 1529 तक इसने शासन किया। और इसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ? राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा, यानी कि इनके उत्तराधिकारियों और जो विद्रोही नायक थे, नायक यानी जो सेनापति थे, सेना प्रमुख थे, उनके बीच में जो है उत्तराधिकार संघर्ष होता रहा, यानी ये लड़ते रहे। और 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविड्डू वंश के हाथों में चला गया, यानी कि अब तुलु वंश के बाद में एक नया वंश आया, यानी कि तुलु वंश के सैनिक कमांडरी थे, सैनिक कमांडरों ने उत्तराधिकारियों को पराजित किया कृष्णदेवराय के। और उसके बाद में लास्ट जो चौथा वंश आया वो आया अरविंदु वंश, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर के शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुई, है ना। पहले ये जो है दक्कन के सुल्तान जो थे, विजय उड़ीसा के गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ये सुल्तान जो है इस पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन बाद में जो है इनका समीकरण बदल गया। धीरे धीरे इनके ये जो तीन शासक थे लास्ट वाले, अभी कह रहा हूँ, उड़ीसा वाले और दक्कन के सुल्तान, ये पहले लड़ते थे, बाद में इनने क्या कर दिया? मैत्री संबंध कर दिया। और 1565 में जो है विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। यानी कि
1565 में जो है विजयनगर का तहस-नहस हो गया। एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, और इसमें जो है सबसे बड़ी भूल किसकी थी? इस प्रधानमंत्री राम राय की। ये प्रधानमंत्री जो राम राय है, ये अरविंदु वंश का प्रधानमंत्री है। अरविंदु वंश के शासक के जो उच्च अधिकारी हैं प्रधानमंत्री राम राय। इस राम राय ने जो है पहले इसने क्या किया? इसने जो है जो सुल्तान थे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इनको मतलब आपस में लड़ाने की सोच रहा था ये, लेकिन इसको भारी पड़ गया। यानी इन्हीं तीनों ने जो है मिलकर जो है इसे हरा दिया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविडु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। यानी कि ये पेनुकोंडा और चंद्रगिरी है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, यहाँ से जो है इसने बाद में शासन किया, क्योंकि कर्नाटक जो है आपके वहां से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।